वेलकम फ्रेंड स्टूडेंट नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम वैद्युत रसायन चैप्टर करा रहे थे उसी में ही आगे आज मैं उस चैप्टर को कंटिन्यू करता हूं। आज हम कोलराउस का नियम पढ़ेंगे। कोलराउस का नियम अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। कोलराउस का नियम क्या है? अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों का उनकी चालकताओं के योग होती है। जैसे कि HCl के एग्जांपल से यहाँ से समझेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये H प्लस HCl ये वियोजित कैसे होता है? H प्लस Cl माइनस। तो इसके दो आयन है, एक Cl माइनस और एक H प्लस। ठीक है, ये दो आयनों में विभक्त होता है। तो कोलराउस के नियम के अनुसार जो प्लस आयन है वो अनंत मोलर चालकता पर एक उसका प्लस आयन अलग वियोजित हो जाएगा और माइनस आयन अलग। बस उन दोनों आयनों का ये योग दर्शाता है। कोलराउस का नियम सिर्फ इतना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं कोलराउस के नियम में बता रहा था, ये जो फॉर्मूला है इतना भयंकर से दिख रहा है, ये बहुत ही आसान है। इसमें मैंने जैसा कि पहले कहा, उनके मोलर चालकता उसके सभी धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। यानी मोलर चालकता उनके धनायनों की और उनके ऋणायनों की। यहां मान लेंगे हम कि Y कोई ऋणायन है और यहाँ पे X कोई धनायन है। बस इन दोनों को क्या रखना है? अलग अलग, बस इन्हें प्लस कर देना है। इस फॉर्मूले को इस एग्जाम्पल से बहुत ही बेहतर समझ सकते हैं कि एक आयन है H प्लस और दूसरा है Cl माइनस। बस इन दोनों का योग। बस लिखने में इसका अंतर यही है कि ये मोलर चालकता का क्या है? सिंबल है, जो समीशन बोलते हैं, समीशन M, और ये इंफिनिटी का साइन है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो ये पॉजिटिव आयन, और अनंत तनुता पर ये भी मोलर चालकता है लेकिन ये नेगेटिव आयन, धनायन और ऋणायन। बस उसी के हिसाब से ये फॉर्मूला हम याद रख लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ ऋणायन को मैंने, पहली बात तो HCl को मैंने A और B से शो किया है। यहाँ पे ये उसका ऋणायन पार्ट है, ये उसका धनायन पार्ट है, और ये जो है ये अनंत तनुता को दिखाता है मोलर चालकता में। तो उन दोनों का सिर्फ योग होती है। जैसे कि HCl के एग्जांपल से HCl अनंत तनुता पे मोलर चालकता HCl की क्या हो जाएगी? H प्लस Cl माइनस। ऐसे मैंने यहाँ पे एसिटिक एसिड का भी फॉर्मूला ले रखा है, क्योंकि CH3 COOH ये वियोजित होता है CH3 COO माइनस प्लस H प्लस में। मतलब कि इसके भी दो आयन टूटते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो एक आयन इसका अनंत अनुता पे माइनस वाला हो जाएगा और एक प्लस वाला। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनंत अनुता पर मोलर चालकता में हम कोलराउस का नियम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने दो एग्जांपल उठाए, एक NaCl का, एक Al2SO4 का होल थ्राइस का। ये बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट NaCl और Al2SO4 का होल थ्राइस पूछ लेता है कि इसमें कोलराउस का नियम कैसे लगेगा, या एसिटिक एसिड का दे देगा CH3 COOH। मैं यहाँ पे बता देता हूँ किस किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीधे कोलराउस के नियम लगाने के लिए। जैसे CH3 COOH एसिटिक एसिड का दे देगा, या फिर NaCl तो बहुत आसान सा हो गया लेकिन लिख लेते हैं, और Al2SO4 का होल थ्राइस। इन पर कोलराउस के नियम सीधे पूछे जाते हैं। ये कोलराउस के नियम हम इन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे NaCl, Na का वियोजन, NaCl सोडियम क्लोराइड का वियोजन सोडियम प्लस क्लोरीन में होता है, और इस पे जब कोलराउस का नियम लगाएंगे तो NaCl पे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, प्लस वाला आयन उसके अनंत अनुता पे मोलर चालकता अलग, और माइनस वाले आयन की अनंत अनुता पे मोलर चालकता अलग।
यहाँ पर हम इसकी अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता निकालेंगे, क्योंकि मोलर चालकता तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तुल्यांक की चालकता इस एग्जांपल की निकाल के देते हैं। तो Al2 यहाँ बड़ी ब्रैकेट देगा, Al2 SO4 का होल थ्राइस अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता, तो ये वियोजित हो जाएगा Al +3 प्लस अनंत अनुता पर SO4 -2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस के साथ 1/2। बस तुल्यांक की चालकता में बस इतना सा डिफरेंस है। जो Al2SO4 अगर तुल्यांक की चालकता आ जाए तो जो इनकी जो वैलेंसी है, मीन्स Al की वैलेंसी क्या होती है +3, SO4 की वैलेंसी क्या होती है -2, ठीक है। तो बस ये जो वैलेंसी है वो अपॉन में आ जाती है, यहाँ पे ये जो वैलेंसी है वो अपॉन में आती है। बस तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता में इतना सा अंतर है। तुल्यांक की चालकता में क्या रहता है, यहाँ पे पावर सिंगल है, यहाँ पे इनकी पावर सिंगल है, लेकिन यहाँ पे पावर सिंगल नहीं होती है, यह ज़्यादा होती है, इसलिए साइड से इनके कोफिशिएंट कह सकते हैं, इनके गुणांक अपॉन में आ जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का मैंने एक एग्जांपल लिया है, CaCl2 और MgSO4 की अनंत मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कहीं कहीं पे लैम्डा ये या फिर ये यूज कर रहा हूँ, इन दोनों का मतलब एक ही है, या तो उसे लैम्डा दिखा दें या समीशन, दोनों का मतलब एक ही है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, लैम्डा या फिर समीशन बात एक ही है, ठीक है, इतनी सी बात है। और इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें मैं अगर कोलराउस का नियम लगाऊंगा तो सिंपल सा है, CaCl2 को हम करेंगे तो ये Ca प्लस आयन यहाँ रहेगा प्लस अनंत अनुता पर यहाँ रहेगा हमारा Cl जोड़ माइनस। ये तरीका तो मैं बता ही चुका हूँ, माइनस आयन यहाँ पे और प्लस आयन यहाँ पे। बस इसके आगे हम सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, जो जो वैल्यू हमें दे रखी है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। जैसे अनंत अनुता पर Cl की वैल्यू ये है, अच्छा इनमें एम नहीं लगाया क्या, कोई बात नहीं, अनंत अनुता पर m। अब यहाँ पे सीधे सीधे इसकी वैल्यू लगा देंगे। Ca की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 119, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, प्लस 2 इंटू Cl की वैल्यू कितनी देगी 76.3, तो इसकी हो जाएगी 119 प्लस 2 3 6.3 तो ये लगभग हमारी आ जाएगी 0.6 इसको कर लेते हैं, क्यों 0.6 ओके। MgSO4 वाला तो इसको कर देंगे समीशन Mg +2 प्लस यहाँ पे बस वैल्यू लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। Mg वाली की वैल्यू कहाँ है, ये है 106
प्लस SO4 160, ये हो जाएगा 661। यहाँ पर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये इसकी सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी बातें दे रखी हैं। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के अनंत अनुता में मोलर चालकता हमें निकालनी है। सारी वैल्यू दे रखी है इसने, 1 2 3 4 चारों वैल्यू दे रखी है। हमने क्या किया, बस हमने इसमें कोलराउस का नियम लगा दिया, CaCl2 को दो जगह तोड़ दिया और उसमें सिंपल वैल्यू लगा दी और उन्हें प्लस करके आंसर निकाल दिया। बस मात्रक का ध्यान रखा है, मात्रक का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि मात्रक मैं अभी एक वीडियो में पूरे मात्रक सारे क्लियर कर दूंगा। जिस दिन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT के लाऊंगा उस दिन सारे मात्रक क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मात्रक एक नंबर में बहुत बार बोर्ड में पूछे हैं जो कि बहुविकल्प में आते हैं। तो यहाँ पे सीमेंस, सी से सीमेंस है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बस यहाँ पे प्लस कर दिया है इसको, ये छोटा सा पोर्शन है। यहाँ पे MgSO4 को MgSO4 में थोड़ा Mg की वैल्यू और SO4 की वैल्यू रख के प्लस कर दिया। विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन का मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसा कि मैं अगर इसे आम शब्दों में समझाऊं तो हमारे घरों की जो इन्वर्टर की बैटरियां होती हैं, दरअसल ये वही है। किसी भी इन्वर्टर बैटरी में या फिर विद्युत अपघटन को मैं सरल शब्दों में समझाने के लिए, एक उसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। यहाँ पर जो भी जैसे ZnSO4 का लिक्विड भरा है, यानी विद्युत अपघट्य भरा है, और ये जिंक की छड़ें हैं। तो इन छड़ों में विद्युत प्रवाहित करने पे ये जो विद्युत अपघट्य है ये वियोजित हो जाता है। वियोजित मतलब ये अपने आयनों में टूट जाता है, और जो प्लस वाला हिस्सा है वो माइनस वाले पे चला जाता है, और जो माइनस वाला हिस्सा है वो प्लस वाले पे चला जाता है। तो विद्युत अपघटन बहुत सरल है। ये वह पात्र है या टैंक है जिसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड रखे होते हैं जो कि बैटरी में रखे होते हैं। उसका एक सिरा है कैथोड और एक सिरा है एनोड, जो कि एक बैटरी से जुड़ा है, बैटरी से, और इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला हुआ है। बैटरी से जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो जो विद्युत अपघट्य इसमें जो घुला हुआ है, जो भी हमारा मान लो H2SO4 है, तो वह वियोजित हो जाएगा। तो इसके जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, और जो नेगेटिव आयन होंगे, नेगेटिव ये वाला पार्ट, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। तो इस तरीके से इस सेल की क्या होती है, क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि चलती है। तो इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। बस सिंपल है। विद्युत अपघटन वह प्रक्रम है जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के, यानी कि जो लिक्विड है इसके अंदर, उस अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो स्वतः यानी खुद ही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिए थे। इसके दो नियम हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत अपघटन के नियम बताइए। तो इसको फैराडे ने दिए थे, दो नियम है, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। उन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है, सिंपल भाषा से ही समझ में आ जाएगा। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? विद्युत अपघटन में कैथोड व एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, जैसा कि मैंने अभी पिछले विद्युत अपघटन में बताया था कि जो विद्युत अपघटन का ऐसा टैंक था, उसमें जो कैथोड और एनोड पर जो पदार्थ की मात्रा इकट्ठी हो रही थी, ठीक है, मुक्त हो रही है, यानी कि यहाँ माइनस आयन और प्लस आयन जो कैथोड और एनोड पर इकट्ठे हो रहे हैं, वो विलयन से गुजरने वाली विद्युत मात्रा के समानुपाती होते हैं। यानी कि इस सिस्टम में जितनी धारा प्रवाहित होगी उतने ही वो जो आयन उस पर इकट्ठे होंगे वो ज्यादा होंगे। समानुपाती का मतलब कि जितने ही विद्युत की मात्रा होगी उसमें विद्युत अपघटन में कैथोड एनोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ उतने ज्यादा होंगे।
और धारा कम होगी तो वो पदार्थ क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, इस ये समानुपाती क्यू क्यों है, तो क्यू जब ये नियतांक का चिन्ह हटाएंगे तो जेड क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। सॉरी, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो जेड एक नियतांक आ जाएगा, जिसको हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, फिर फैराडे का दूसरा नियम है। फैराडे का दूसरा नियम भी लगभग ऐसा ही है। इसमें फैराडे का द्वितीय नियम, जब विद्युत धारा की समान मात्रा, मतलब कि उस जो सिस्टम में विद्युत धारा की क्या समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन से प्रवाहित की जाती है। मतलब कि जो धारा है, करंट है, वो विद्युत अपघट्यों में क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, फ्लो की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रोडों पे जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है ना, वो उनके तुल्यांक पे डिपेंड करेगी। अब उनके तुल्यांक पे डिपेंड करेगी। तो ये फैराडे के दो नियम थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, मैं वीडियो को इसलिए रोक रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो के दौरान वक्त ज़ाया ना हो। मैं सोचता हूँ कि वीडियो को रोक के हम लोग ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका समय ज़ाया ना हो, जिससे कि मैं कम वीडियो में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रोड को, सपोज जिंक के इलेक्ट्रोड है और जिंक सल्फेट का ही विलयन है, जब किसी ऐसी छड़ों को जिसका विलयन भी वही है, सपोज जैसे जिंक सल्फेट का विलयन है और उसी जिंक की छड़ें हैं, इस तरीके से जो सिस्टम फॉर्म होता है, या इस तरीके से जो हम बैटरी बनाते हैं, उसको हम उस टाइम उनकी जो छड़ों पर जो आवेश होता है, आवेश के कारण विभव उत्पन्न हो जाता है और विभव के कारण उनमें विभवांतर आ जाता है। उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रता विलयन में 25 डिग्री पर, या विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोया जाता है, तब छड़ों पर धनावेश और ऋणावेश आ जाता है, जिससे उस पर विभव आ जाता है। इसी विभव के अंतर को, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। विभव का अंतर ही है। डिटेल में अगर हम जाने तो जिंक सल्फेट का है विलयन हमें लेना है और उसी की हमें छड़ लेनी है, और उसको जिंक सल्फेट के विलयन में जब हम डुबोएंगे और उसमें हम जब धारा प्रवाहित करते हैं, तो इन पर जो आवेश उत्पन्न होगा, प्लस वाले पे नेगेटिव आवेश उत्पन्न होगा और माइनस वाले पे प्लस आवेश जो उत्पन्न होगा, ठीक है। तो जहाँ पे आवेश उत्पन्न होगा वहाँ धारा भी होगी, और धारा होगी तो विभव तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो विभव होगा यानी कि वोल्टेज, वो इन दोनों के वोल्टेज के, इन इलेक्ट्रोड के वोल्टेज के अंतर को विभवांतर बोलेंगे। विभवांतर मतलब कि वोल्टेज। तो वही वोल्टेज या वही विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। मानक यहाँ पे क्यों आया है, मानक मीन्स इसे एक सटीक टेम्परेचर दे दिया जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है। किसी भी चीज में मानक जब आता है जब उसे स्पेशल एक चीज दे दो, या फिर यहाँ पे एग्जैक्ट एक सेल्सियस पैमान दे दिया, इसलिए ये मानक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब भी किसी सेम तरीके के सॉल्यूशन में सेम तरीके की छड़ जो कि चालक होती हैं डुबोकर जो सिस्टम बनाया जाता है, उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो का अंत है, और हम इससे अगला कंटेंट अगली वीडियो में लाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हम अधिक से अधिक पढ़ा सकें। जय हिंद।